नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फणीश्वर नाथ रेणु की एक बहुत ही कमाल की कहानी लाल पान की बेगम के बारे में। ये कहानी है बिरजू की माँ की, उसके गुस्से की, उसके सपनों की और आखिर में उसकी जीत की। एक बहुत ही कह सकते हैं भावनात्मक सफर है ये। तो चलिए इस कहानी की दुनिया में चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ही मामूली से सवाल से। पड़ोसन पूछती है, क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? अब सुनने में तो ये बस एक सवाल लगता है ना? पर ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। ये तो वो चिंगारी है जो बिरजू की माँ के अंदर जो गुस्सा और उम्मीदें सुलग रही थी ना, उसको एकदम से भड़का देती है। और बस यहीं से पूरी कहानी का जो ड्रामा है वो शुरू हो जाता है। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें ले चलता है एक गुस्सैल औरत के आंगन में। और यहां हमारी मुलाकात होती है कहानी की हीरोइन बिरजू की मां से, जो इस वक्त भाई गुस्से से बिल्कुल तमतमाई हुई है। जरा माहौल को सोच कर देखिए, वो किसी चीज का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है और ये इंतजार ना उसे अंदर ही अंदर चिड़चिड़ा बनाता जा रहा है। और गुस्सा गुस्सा तो किसी को नहीं बख्श रहा। बेटे बिरजू पर, बेटी चंपिया पर, अरे घर के बकरे तक पर उसका गुस्सा निकल रहा है। मतलब उसका आंगन सच में एक प्रेशर कुकर जैसा बन गया है, जहां हर कोई बस उसके गुस्से की आंच महसूस कर रहा है। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, ताने और उम्मीदें। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नाच देखने जाना बिरजू की मां के लिए इतना इतना जरूरी क्यों बन गया था। अच्छा, कहानी का जो टाइटल है ना, लाल पान की बेगम, बड़ा दिलचस्प है। ये नाम उसे गांव की औरतों ने दिया है, लेकिन प्यार से नहीं, बल्कि ताना मारने के लिए। ये एक तरह का कटाक्ष है उनके नए नए पैसे और थोड़े से घमंड पर। तो शुरू में ये कोई इज्जत की बात तो बिल्कुल नहीं है। यहां देखें कितना बड़ा फर्क है दोनों तरफ। एक तरफ है बिरजू की मां, जिसकी बस एक छोटी सी मासूम सी ख्वाहिश है, क्या कि बस अपने परिवार के साथ बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाए, जिससे समाज में थोड़ी इज्जत बढ़े। और दूसरी तरफ हैं गांव वालों के तीखे ताने, जो उनके परिवार की जरा सी तरक्की से आप कह सकते हैं जल भुन गए हैं। और ये ताना सुनिए, जंगी की पतोहू का। ये सिर्फ मजाक नहीं है, समझिए। ये वो गहरी जलन है जो गांव वालों के मन में बिरजू के परिवार की तरक्की को लेकर है। और ये जो बिजली बत्ती वाली बात है ना, ये दरअसल एक पुरानी झूठी अफवाह की तरफ इशारा है, जो सिर्फ और सिर्फ उनकी इज्जत पर कीचड़ उछालने के लिए फैलाई गई थी। चलिए अब कहानी के तीसरे हिस्से पर आते हैं, एक टूटा हुआ सपना। और कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचती है जहां बिरजू की सारी उम्मीदें एक झटके में टूटकर बिखर जाती हैं। और वो बुरी खबर लाती है उसकी बेटी चंपिया। वो आकर बताती है, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी। बस ये एक लाइन उसके दिल में जैसे तीर की तरह लगती है। उसे ये एहसास हो जाता है कि गांव में उनकी जो ये नई नई हैसियत बनी है ना, वो अभी भी किसी को बैलगाड़ी उधार देने के लिए काफी नहीं है। और फिर वो जो कहती है, बस 3 शब्द, चूल्हे में पानी डाल दे। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हार मान लेने का ऐलान है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अब कुछ नहीं होगा, ना मीठी रोटियां बनेंगी, ना कोई और तैयारी होगी। सारी उम्मीदें सब खत्म। वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी है और बस एक बात बोलती है, मुझे नाच नहीं देखना। वो अपना सपना छोड़ देती है और बस अपनी ही खामोशी में कहीं खो जाती है। और मन ही मन वो क्या सोचती है, कथरी के नीचे दुशाले का सपना। ये लाइन उसकी सारी कड़वाहट, सारी निराशा को दिखा देती है। उसे लगने लगता है कि अरे, उसने तो अपनी औकात से बड़ा सपना देख लिया था, जैसे कोई फटी हुई चादर ओढ़कर कीमती शॉल के ख्वाब देख रहा हो। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आता है चौथा हिस्सा, बैलगाड़ी की वापसी। और ठीक उसी पल जब लगता है कि वही सब कुछ खत्म हो गया, तभी एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है और पूरा माहौल बदल जाता है। खामोशी को तोड़ती हुई आवाज थी उनके अपने ही बैलों के घुंघरुओं की। उसका पति लौट आया था, और वो सिर्फ एक बैलगाड़ी लेकर नहीं आया था, वो अपने साथ उनकी कामयाबी, उनके स्वाभिमान का सबूत लेकर लौटा था। ये कोई मांगी हुई गाड़ी नहीं थी। और जो चीज सब कुछ बदल देती है वो है ये, उसके पति के हाथ में उनके अपने खेत के धान की ताज़ा बालियां हैं। ये सिर्फ धान नहीं है, ये उनकी अपनी जमीन का प्रतीक है, उनकी मेहनत का फल है। और कहते हैं ना, उन बालियों की महक और उनका एहसास बिरजू की मां के मन की सारी कड़वाहट को एक पल में धो देता है। और फिर उसका पति बस इतना कहता है, अपने खेत का है। ये कितने सीधे साधे शब्द हैं ना, पर इनमें ताकत देखिए। ये शब्द उनके पूरे संघर्ष को, उनकी नई हैसियत को जैसे एक सर्टिफिकेट दे देते हैं। बस इस एक पल में सब कुछ ठीक हो जाता है। और बस यहीं से शुरू होता है बिरजू की मां का असली कायापलट।
वो एक कड़वी अकेली औरत से एक उदार, बड़े दिल वाली, पूरे समाज को साथ लेकर चलने वाली लीडर बन जाती है। अब जरा उसका बड़ा दिल देखिए। वो आवाज देकर मखनी बुआ को बुलाती है, जिसने उसे ताना मारा था। वो जंगी की पतोहू के लिए गाड़ी रुकवाती है, जिसने सबसे ज्यादा बुरा भला कहा था। वो गांव की दूसरी औरतों और बच्चों को भी गाड़ी पर बिठा लेती है। ये है उसकी असली जीत, बदले से नहीं बल्कि माफ कर देने से, सबको साथ ले चलने से। और ये है कहानी का क्लाइमैक्स। वो खुद से कहती है, ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। अब वो उस ताने को एक तमगे की तरह अपना लेती है। अब ये ताना नहीं है, ये सम्मान का एक खिताब है। उसे एहसास होता है कि हाँ, वो सच में एक बेगम है, अपने स्वाभिमान की, अपनी दरियादिली की बेगम। कहानी का अंत कितना कितना सुंदर है। चांदनी रात है, बैलगाड़ी पर आस पड़ोस के लोग बैठे हैं, खेत के नए धान की महक चारों तरफ फैली है, और इसी माहौल में उसे अपना सिंहासन मिल जाता है। उसका सिंहासन कोई महल नहीं, बल्कि वो बैलगाड़ी है, और उसकी असली हैसियत चीजों से नहीं बल्कि उसकी उदारता और उसके आत्मसम्मान से तय होती है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, लाल पान की बेगम होना ये अपमान है या सम्मान? आखिर किसी भी लेबल का, किसी भी नाम का मतलब क्या होता है? क्या वो जो लोग कहते हैं, या वो जो हम अपने कानों से उसे बनाते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।